नमस्कार, जय हिंद। आज जो है हम बात करेंगे फिर से एक नए टॉपिक पे, जो कि आज हमारा टॉपिक है बेरोजगारी। समझेंगे कि बेरोजगारी क्या है। तो भाइयों बहनों, आज हम आ गए हैं आप लोगों को रोजगार देने, प्रत्येक साल 2 करोड़। तो हम समझेंगे बेरोजगारी क्या है। तो बेरोजगारी एक ऐसी दुविधा है जिसमें कि काम करने की इच्छा शक्ति है लेकिन रोजगार ही नहीं है, वही तो बेरोजगारी है। लेकिन कहने का मतलब है कि बच्चा भी, बूढ़ा है, ये सब बेरोजगारी की श्रेणी में आता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बेरोजगार का श्रेणी जो है 15 वर्ष से लेके 59 वर्ष के व्यक्तियों के बीच कहीं गणना की जाती है, डाटा निकाली जाती है कि आदमी वो बेरोजगार है। तो काम करने की इच्छा तो है लेकिन रोजगार ही हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, वही तो बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी को अनेक वैज्ञानिकों ने तरह तरह के प्रकारों में बांटा है, लेकिन जो मुख्य प्रकार है उसको हम आज समझेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग की बेरोजगारी के प्रकार। तो चक्रीय बेरोजगारी, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्या होता है? नाम ही से पता चल रहा है, चक्रीय, चक्का चलेगा। तो किस तरह का चक्का चलेगा भाई? तो समझ सकते हैं कि जब व्यवसाय चक्र में गिरावट के कारण श्रमिक अपनी नौकरी खो देता है। कोई भी अगर व्यवसाय है, समझिए जैसे साइकिल का चक्का चलता है ना, और चलते चलते क्या होता है, एक बार कभी कभी धीरे हो जाता है, कभी कभी तेज रफ्तार पकड़ लेता है। तो ऐसा ही है, जब जैसा ही साइकिल की तरफ चक्का धीमा होगा तो क्या होगा भाई, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि समझ लीजिए कि अगर बड़ा बड़ा कंपनी है, आर्थिक मंदी आ गया, तो कंपनी अब क्या करेगा, उसमें से लोगों का छटनी चालू करेगा। छटनी की वजह से जो लोग छटेगा वो क्या हो जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा, क्योंकि वो आर्थिक मंदी आ गया। तो उसी को क्या बोलिएगा, चक्रीय बेरोजगारी। समझ में आया? अब देखेंगे हम संरचनात्मक बेरोजगारी। अब संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल यानी संरचना, किस तरह का संरचना भाई? तो हम देखेंगे जब कभी देश में आर्थिक संरचना में परिवर्तन आएगा, यानी आर्थिक संरचना से क्या तात्पर्य है कि मान लीजिए कि आज आप चलाते हैं साइकिल, साइकिल के जगह पे अब ऑप्शन आ गया है बहुत सारा बाइक, अब बाइक से कल 4 व्हीलर। तो साइकिल वाला जो मजदूर था, केवल साइकिल ही बनाना जानता था, वो तो बेचारा बेरोजगार हो जाएगा ना, क्योंकि अब साइकिल का डिमांड नहीं रह गया। तो जिस वजह से क्या हो गया, वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब देखिए कि स्कूटर मिलता है, नहीं मिलता है, स्कूटर बंद। तो स्कूटर बंद हो गया, तो स्कूटर जो बनाने वाला मैकेनिक जानता होगा, चाहे स्कूटर से रिलेटेड जो कंपनी होगा, वो क्या हो गया भाई, उसमें काम करने वाले लोग बेरोजगार हो गए। अब उसका जगह कौन रिप्लेस कर दिया, बाइक। तो वो क्या हो जाएगा, संरचनात्मक बेरोजगारी। आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बहुत सब इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इससे बनता है। अब देखेंगे हम मौसमी बेरोजगारी यानी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मौसमी बेरोजगारी यानी मौसम की तरफ तुम भी कभी बदल तो नहीं जाओगे, तो ऐसे ही बदल जाइएगा, आप भी बेरोजगार हो जाइएगा। जब कभी मौसम देखते हैं ना कि गर्मी के दिनों में पूरा आइसक्रीम बिकता है, पूरा आइसक्रीम बेचने वाला बेचारा है, लेकिन ठंडा के दिन में क्या करेगा, आइसक्रीम तो बंद है। तो जिस वजह से क्या हो जाएगा, वो भी बेरोजगार। तो इस सब बेरोजगारी के प्रकार है। अब समझिए कि शादी ब्याह होता है, अब पूरा उस समय पूरा मेकअप लगा के लड़की सब बारात उड़ात जाती है सब, तो बेचारा तो एक ही टाइम आता है शादी ब्याह वाला, फिर उसके बाद तो श्रृंगार का सामान वाला दुकान वाला बैठ के झपकता है सब। तो वो भी क्या है, मौसमी बेरोजगारी का ही प्रकार, तो मौसम में आता है सब, टाइम से आता है शादी ब्याह का सीजन। तो अब देखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे छिपी बेरोजगारी। सबसे खतरनाक बेरोजगारी ये है। इसी बेरोजगारी को लेके भारत पूरा परेशान है। अब समझिए कैसे परेशान है, तो जिसको बोलते हैं डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट तो कैसे भाई? तो देखिएगा हमारे गांव में ज़्यादा ये सब देखने को मिलेगा, चाहे प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर में। जैसे कि देखिएगा कि हमारे किसान खेती कर रहे हैं, खेती करने के उपरांत होता क्या है कि काम एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन 3-4 गोड़ा उसी में घुसा हुआ है, सब काम कर रहा है, सब कह रहा है कि हम रोजगार में हैं। रोजगार में थोड़े वही काम एक व्यक्ति कर सकता है, लेकिन 3-4 व्यक्ति कर रहा है मिलके। तो लोगों को लगता है कि वो रोजगार में, लेकिन वो रोजगार में नहीं, वो रोजगार है। जो व्यक्ति एक ही काम में व्यक्ति अकेले कर सकता है, वो 3-4 आदमी मिलके कर रहा है। तो 3 आदमी तभी मकौबे का ना काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक बेरोजगारी कौन से प्रकार की है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे छिपी बेरोजगारी, पता नहीं चलता है, छिपा हुआ है वो बेरोजगारी, जिसे डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और नेक्स्ट बेरोजगारी है क्या, खुली हुई बेरोजगारी। तो दम खुला हुआ है, ओपन है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कि क्या, कि तो दिखाई दे ही रहा है। मान लीजिए कि एक मजदूर बेचारा गया कुदाल लेके कि आज काम मिलेगा, आज उसको काम ही नहीं मिला।
तो क्या हुआ, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि खुली बेरोजगारी है, नहीं मिला बेरोजगार। उसमें देखना क्या, तो दिख रहा है कि बेरोजगारी नहीं, आज उसको रोजगार नहीं मिला तो बेरोजगार हो गया आज के लिए, तो खुली बेरोजगारी। और सबसे बड़ा समस्या तो इससे जूझ रहे हैं हम लोग, शिक्षित बेरोजगारी से। शिक्षा यानी कि ग्रेजुएट लड़का सब भरल पड़ल है सब यहीं, यानी कि एजुकेशन है, सब कुछ है, लेकिन उसको रोजगार ही नहीं है, तो क्या करेगा वो, शिक्षित बेरोजगारी की श्रेणी में आता है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि बेरोजगारी का आंकड़ा जो निकाला जाता है 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच के ही बीचों का आंकड़ा निकाला जाता है। तो बेरोजगारी के प्रकार को समझा, अब समझेंगे कि बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं जो काफ़ी डराने वाले भयावह हैं भारत के, जो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो आंकड़े जो है कोई तो एजेंसी निकालती होगी, तो ये एनएसएसओ का काम था। कब तक, 2019 तक। एनएसएसओ क्या करती थी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स और एम्प्लॉयमेंट रेट्स को, यानी बेरोजगारी और रोजगार के आंकड़े को निकालती थी। लेकिन अब सरकार ही इसको बंद कर दिया तो कोई आंकड़ा ही नहीं निकलता है। तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन यानी एनएसएसओ का फुल फॉर्म ये है, और एक और भी ऑर्गेनाइजेशन था जिसको दोनों को मर्ज कर दिया, यानी एक दूसरे में मिला दिया, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को मिला करके एनएसओ बनाया गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। याद रखिए कब, 23 मई 2019 को। तो 2019 के पास, गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि कितने आदमी बेरोजगार हैं और कितने आदमी रोजगार हैं। लेकिन बहुत सारी और भी अन्य प्राइवेट एजेंसियां इस पे काम करती है, जो साल दर साल अपना आंकड़ा निकालती है। वो गवर्नमेंट का आंकड़ा नहीं होता है, लेकिन फिर भी उस आंकड़े पर विश्वास किया जा सकता है। तो कम से कम वही आंकड़ों के हिसाब से हम लोग जानेंगे कि ये तो इसका मर्ज कर देगा तो इससे तो कोई लेना देना है नहीं, अब इसका काम जो है दूसरा, फंक्शन इसका दूसरा हो गया। तो ये अन्य एजेंसियों के द्वारा, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की एजेंसियां हैं, उन लोगों ने एक डाटा निकाला लगभग 2022 अप्रैल में कि 5 करोड़ से प्लस आज भी अधिक अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में मौजूद है। यानी आज भी लोग बैठ के घर पे 5 करोड़ से बैठे हुए हैं अधिक लोग, जो कि जिनके पास कोई रोजगार ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा डाटा है। और जिसमें से पढ़े लिखे लोगों का, जो कि ग्रेजुएट लोग, जो कि पढ़े लिखे लोग ग्रेजुएशन करके बैठे हुए कितने, 17%। और उन्हीं वही हिसाब देखिएगा अनएम्प्लॉयमेंट का, जो कि अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो 0.6%। तो ये तो काफी डिफरेंस हो गया, 17 और 0.6। तो इसका क्या मुख्य वजह रहा? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ जो पढ़ने लिखने का जो सिस्टम्स है, वो चाहे आप ग्रेजुएट कर लीजिए, चाहे आप कोई भी बड़ा डिग्री हासिल कर लीजिए, जब तक व्यवसायिक पढ़ाई को उसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, यानी कि जो कि कंपनियों की आवश्यकता है। क्योंकि आप बताइए इतिहास पर के आप क्या कर लीजिएगा, आपको कौन जॉब देने वाला है? गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दीजिए तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आपको क्यों काम देगी? आप बताइए ज्योग्राफी पर के क्या कर लीजिए, तो बिजनेस से रिलेटेड पढ़ाई होना चाहिए। जो कि हमारे जो आज भी लॉर्ड रिपन के काल से चला आ रहा है वो एजुकेशन सिस्टम्स, तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? वो गुलामी वाला, जो बाबू साहब वाला ही वो रोजगार प्रदान करेगा, बाकी कुछ नहीं होने वाला है। तो पढ़े लिखों की संख्या काफी हद तक बेरोजगारी का है, तो ये बहुत बड़ा चीज। अब देख लीजिए हमारा जो देश है, मुख्य रूप से आप नॉर्थ बेल्ट को देख लीजिएगा, इंडिया के नॉर्थ बेल्ट को, तो किस पे ज्यादा निर्भर रहता है यहाँ की गवर्नमेंट जॉब? बेशक है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को एक प्रतिष्ठित नौकरी माना जाता है हमारे नॉर्थ बेल्ट में, जिस वजह से बहुत सारे, एक बहुत बड़ी जनसंख्या उसमें गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगी हुई है। तो लगभग जब से मोदी जी हमारे आए हैं, जो उन्होंने 2014 में युवाओं से वादा किया था हर एक साल 2 करोड़ रोजगार, क्या है का 2 करोड़ रोजगार? देख लीजिए ना, आपको डाटा देख के आप ही कहिएगा कि ये रोजगार था मोदी जी 8 साल में गवर्नमेंट। मेरा नहीं, खुद ये जो आंकड़ा है संसद में अपोजिशन पार्टीज ने पूछा तो ये सरकार ने डाटा दिया। क्या दिया डाटा भाई? कि 8 साल में गवर्नमेंट जॉब जो है मात्र 7.22 लाख। 8 साल तो वही गया उनके कार्यकाल बीजेपी का। तो ये 8 साल में गवर्नमेंट जॉब 7.22 लाख, और फॉर्म कितना अप्लाई हुआ था? भाई साहब 22 करोड़ फॉर्म अप्लाई हुआ। तो ये बहुत बड़ा, ये क्या है भाई कि इतना बड़ा संख्या में फॉर्म अप्लाई हुआ, और रोजगार कितना थे जानते हैं? कितना परसेंट होगा? 0.33%। निकाल के देख लीजिएगा कितना परसेंट। तो 0.33% ये रोजगार मिला है 8 साल में गवर्नमेंट सर्विस में। और देखिए, क्योंकि देखिए हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। हमारा जो नॉर्थ बेल्ट वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कंपनियां भी क्या है, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अब इसके पीछे बहुत सारा राजनीतिक कारण है, जो कि राजनीतिक कारण के बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे, हम समझेंगे इन सब चीज़ों को। शहरी क्षेत्र में अगर रोजगार देखिएगा तो बेरोजगारों की आंकड़ा 14% है, वही गांव में 10.6%।
अधिकांशतः बच्चे गलत करके आते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में बेरोजगारों की आंकड़ा अधिक है, तो गाँव की अपेक्षा शहर में ज़्यादा बेरोजगार है, कितना 14%। वहीं देखिएगा अगर राज्यों की हम बात करें तो राज्यों में जो कि हमारा है हरियाणा तो गढ़ हो गया है बेरोजगारी का, 27% लगभग वहाँ के युवाओं के पास कोई कार्य करने के लिए जॉब ही नहीं है। तो 27% हरियाणा का डाटा कहता है, और राजस्थान में 25% और जम्मू कश्मीर में भी 25%, 370 हटा था। बहुत वहाँ के लोगों को आशा की किरण जगी थी, लेकिन हाल ही में आप देख सकते हैं बेरोजगारी का आंकड़ा वहाँ भी 25%, लगभग दूसरे राजस्थान के आंकड़े के बराबर ही है। लेकिन सबसे कम जो है हमारे देश में वो जो राज्य है छत्तीसगढ़, जहाँ पे 0.6% ही लोग बेरोजगार हैं। तो ये था हमारा डाटा कि जो कि आप हमको लगता है कि अच्छे से समझ गए होंगे और जान गए होंगे कि क्या हमारे देश की स्थिति है और किस तरह की बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है। तो हमको लगता है आप अच्छे से समझोगे इन सब चीज़ों को। तब तक के लिए जय हिंद।